नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से लद्दाख के 30,000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये वीडियोस देखिए। सुनकर तो ये आंकड़ा कम लगेगा, लेकिन पूरी देश की टेरिटरी की 10% लोग यानी कि 30,000 से भी ज़्यादा लोग इस प्रोटेक्शन में उतर चुके थे। और ये 30,000 लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए थे अपने हक के लिए, अपने प्रोटेस्ट के लिए। 6 मार्च को सरकार ने उनकी प्रोटेस्ट की जो डिमांड्स है वो सुनी नहीं। और लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट के लिए फेमस एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन करने का फैसला किया। और ये सोनम वांगचुक का 21 दिन का अनशन था, वो आमरण अनशन था। और इसमें इनकी क्या डिमांड्स थी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सोनम वांगचुक का अगर आप जानते नहीं होंगे तो 3 इडियट्स मूवी तो आपने देखी होगी, जिसमें आमिर खान ने जो रैंचो का कैरेक्टर किया है और जिसमें जो इनोवेटिव आविष्कार किए हैं, वही आविष्कार सोनम वांगचुक ने अपने रियल लाइफ में की है और उनके ऊपर ही ये 3 इडियट्स मूवी बनाई गई थी। सोनम वांगचुक ने 2021 में सोलर हीटेड टेंट बनवाए थे। इसमें कड़कती ठंडी में आर्मी अपने उसके अंदर रह सके। उसके अलावा सोनम वांगचुक ने कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग को भी बनाया था। फिर सोनम वांगचुक ने आइस टूपास का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद वाटर शॉट को डील करने के लिए उन्होंने एक इंट्रोड्यूस भी लगा रखा था। और ये कई कारणों से सोनम वांगचुक को कई अवार्ड मिले थे, जैसे कि रामायण मार्क्सेस का अवार्ड, द ग्रीन टीचर का अवार्ड, यूनेस्को चेयर का अवार्ड, कई अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। फिर भी ये सब होने के बाद आज जो आमरण अनशन के ऊपर बैठे, उसका कारण है डेमोक्रेसी, इन्वायरमेंट यानी कि वहाँ के पर्यावरण की और वहाँ के लोगों के राइट्स। और 24 तारीख से जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट के जो लोगों की क्या डिमांड्स है, उनकी 4 डिमांड्स है। में पहला, कॉन्स्टिट्यूशन के 6 शेड्यूल में उन्हें डाला जाए, और दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए, और तीसरा, लद्दाख को 2 MPs दिए जाए। और लोकसभा में लद्दाख की तरफ से एक ही MP वहाँ दिया जाता है और राज्यसभा में 0 MPs वहाँ होते हैं। और इनकी जो चौथी डिमांड है, इनस्टैब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस में इनसिक्योर जॉब देना होगा। 4 डिमांड्स के लिए ये लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक 6 सालों से वहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं। और 24 तारीख के बाद वहाँ पे एक हिंसक प्रोटेस्ट हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौतें हुई और 70 से भी ज़्यादा लोग इंजर हो गए। इसके बाद ये प्रोटेस्ट बहुत ही हिंसक हो गया, जैसे नेपाल में अभी हो रहा है हिंसक। क्या लद्दाख भी नेपाल के रास्ते जा रहा है? क्या नेपाल के जैसे ही हालत अभी लद्दाख की भी होने वाली है? जो दृश्य देखने को मिल रहा है, हर तरफ धुआं, तोड़फोड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, सब वहाँ पे गाड़ियाँ जल रही है। क्या लद्दाख भी अभी नेपाल के रास्ते जा रहा है? और जब ये प्रोटेस्ट वायलेंस करने लगा, हिंसक रूप ले लिया, तब सोनम वांगचुक को सरकार ने टेररिस्ट घोषित कर दिया, जिन्होंने एक समय पे लद्दाख के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे जो सरकार ने करने चाहिए थे, वो सोनम वांगचुक ने किए थे, और उन्हें आज टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। और सरकार का ये भी कहना है कि 6 सालों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो वायलेंस करने लगा। इसके पीछे का कारण उन्होंने सोनम वांगचुक को ही टेररिस्ट घोषित कर दिया है। और उसके वजह से बहुत सारे ऐसे कमेंट उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर डाल दिए हैं। जब लद्दाख के सोनम वांगचुक ने आर्टिकल 370 आया था, तब सेलिब्रेशन किया था। कश्मीर के स्टेटहुड को एक टेरिटरी घोषित कर दिया गया था, तभी उन्होंने सरकार को ट्वीट करके बधाई दी थी और सेलिब्रेट किया था। 6 साल से चल रहे इस प्रोटेस्ट ने अचानक वायलेंट रूप क्यों ले लिया, और 24 सितंबर को वहाँ की लद्दाख की हालत ख़राब होने लगी, और इसके पीछे का मेन कारण क्या है, आइए समझते हैं। इस वायलेंस के बाद, इन प्रोटेक्टर्स के बाद लद्दाख में कर्फ्यू लग चुका है। वहाँ पे गैदरिंग और जो प्रोटेस्ट है वो सब बैन हो चुके हैं। लेकिन ये बता नहीं सकते कि एक सिचुएशन अंडर कंट्रोल कितने देर तक रह सकती है। लेह लद्दाख में भी, कारगिल में भी एक कर्फ्यू लग चुका है। वहाँ के लोग जो है वो 4 लोग मर चुके हैं। लेह लद्दाख जो स्टेट है वो एक शांतिपूर्व स्टेट है। वहाँ के लोग भी पीसफुली फ्रेंडली है, वहाँ का नेचर भी बढ़िया है। वहाँ के टूरिज़्म के लिए भी लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए भी वहाँ बाइक राइडर्स जाते हैं। मतलब ऐसा क्या हो गया है जो ऐसा शांतिपूर्व स्टेट आज प्रोटेस्ट के ऊपर
विद्रोह करने के लिए रास्ते पे उतर आया है। इतना शांतिपूर्वक स्टेट होने के बाद अचानक वो इतना वायलेंस रूप ले लेते हैं और वहाँ के बीजेपी जो ऑफिस है उसको भी जलाया जाता है। और ये वायलेंस इतना भयंकर विद्रोह होना शुरू हो जाता है, ये किसी भी देश के लिए या किसी भी स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना किसी देश के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके वजह से देश का तो नुकसान होने वाला है और उसके बाद वहाँ के लोगों का भी। सरकार का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये सब होता है जब सरकार उन्हें इग्नोर करना चालू करती है। उनके डिमांड्स को 6 सालों से अभी तक उनके डिमांड की तरफ देखा भी नहीं गया, उसको पूरा भी नहीं किया गया। और ऊपर से 4 लोग मर जाते, 70 लोग इंजर हो जाते, तो प्रोटेस्ट तो वायलेंस करने लगेगा ही। और इस वायलेंस के बाद खुद सोनम वांगचुक ने जो प्रोटेस्ट है उसको ब्रेक लगा दिया, उसको पीछे ले लिया और अपने जो प्रोटेस्टर थे जो गलत रास्ते पे जा रहे ऐसा बताकर उन्होंने वहाँ पे उन्हें रोक लिया। फिलहाल तो अभी तो अंडर सिचुएशन कंडीशन है। और उल्टा सरकार ही सोनम वांगचुक के ऊपर आरोप करती है कि इस जो वायलेंस का जो मिस डायरेक्शन कर रहे हैं वो सोनम वांगचुक ही कर रहे हैं और इसके पीछे सोनम वांगचुक का ही हाथ है, जो कि सोनम वांगचुक एक गांधीवादी पर्सन है। फिर सोनम वांगचुक 10 सितंबर को फिर अपने अनशन के ऊपर बैठ जाते हैं और उनकी जो डिमांड्स है उनके लिए वो फिर से अनशन करना शुरू करते हैं और सरकार फिर उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद 20 सितंबर को होम मिनिस्टर की तरफ से रिस्पांस आता है और फिर उसको लेकर सोनम वांगचुक खुश हो जाती है। लेकिन हमारी सरकार कितनी हम्बल है, कितनी डिमांड्स पूरी करने वाली है वह हम सभी को ही पता है। और उसके बाद सरकार ने उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की। उनकी जो डिमांड्स थी 5, उनको सरकार ने इग्नोर करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने जो हंगर स्ट्राइक थी वो कंटिन्यू करना सोनम वांगचुक ने शुरू कर दिया। और ये जो हंगर स्ट्राइक है वो 23 सितंबर को 2 लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है और इन विद्रोह का कारण है। और इनके वजह से ये जो प्रोटेस्ट है, जो स्ट्राइक है, वो वायलेंस करना शुरू हो जाती है। फिर इस वायलेंस के बाद सोनम वांगचुक ट्वीट करते हैं कि आई अपील द यंग जनरेशन द वायलेट इट। मतलब 5 इयर्स का हमने इन्हें टाइम दिया है, 5 ईयर से हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, अभी ऐसा क्या हुआ जो आप इतना वायलेंस करने लगे। तो उन्होंने कहा कि इन सब का ये ऑप्शन नहीं है, वायलेंस करने से कोई डिमांड पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए वो अपने ही प्रोटेस्टर को, अपने कार्यकर्ता को इस रास्ते के ऊपर जाने के लिए रोकते हैं और ऐसा वो ट्वीट करते हैं। तो सरकार ये कहती है कि हमने नहीं किया है, ये किसी दूसरे कंट्री के लोगों ने किया होगा, ये पाकिस्तान वालों ने भी किया होगा, ऐसा के ऊपर वो आरोप लगा रही है। और प्रोटेस्ट होने के बाद सरकार की एक बात नज़र आती है कि नए भारत में अगर तुम लोग प्रोटेस्ट करोगे, विद्रोह करोगे, तो उसका जवाब हम लोग गोली से देंगे। और वही हुआ, उसका जवाब लद्दाख में गोली से दिया गया, जिसमें 4 लोग मर गए, उसमें 70 से भी ज़्यादा लोग इंजर हो गए और उसमें पुलिस भी थे जो इंजर हो गए थे। उसके बाद सरकार ट्वीट कर बताती है कि सोनम वांगचुक एक टेररिस्ट है, वो एक चाइना के एजेंट है। फिर बोलती है चाइना के मिनरल्स का एक हिस्सा है। मतलब ऐसे अलग अलग आरोप सोनम वांगचुक के ऊपर सरकार लगा रही है। लेकिन लेह लद्दाख के लोगों की जो 4 डिमांड्स है, जिनका जो स्टेटहुड जो है वो आर्टिकल 370 आने के बाद छीन गया था, लेकिन उसके बाद वो खुश थे। उनको लगा था कि सरकार हमारे ऊपर फोकस करेगी, हमारा स्टेटहुड जा चुका है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। सरकार उन्हें इग्नोर कर रही थी, उनको उल्लू बना रही थी। 30 सालों से वहाँ पे कोई नया डेवलपमेंट नहीं है और सरकार दिल्ली से बैठकर उद्योगपतियों को भेजकर वहाँ की जो लेह लद्दाख की जो अर्थ है, जो ज़मीन है, उसके ऊपर कब्जा करके उनका जो अधिकार है उसको छीन लिया जाएगा। और ये सब बहुत ऐसे सिचुएशन है, मतलब वहाँ के लोगों को जॉब भी नहीं मिल रहा है। वहाँ की जो जॉब की जो पूरा हैंडल केंद्र सरकार कर रही है दिल्ली में बैठकर। वहाँ पे वायलेंस तो थोड़ा होने ही वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड कब वापस दे रहे हो। तो लद्दाख भी बोल रहा है कि हमने क्या गुनाह किया है, हमारा भी स्टेटहुड हमें कब वापस मिल रहा है। अभी उन लोग की जो दूसरी डिमांड है वो 6 शेड्यूल है, उसमें 97% ट्राइबल पॉपुलेशन आती है, जिसके बाद वहाँ की जो फाइनेंस पावर्स है वो उनके पास आ सकती है, जो अभी केंद्र सरकार यानी कि दिल्ली के हाथ में है। और तीसरी जो डिमांड है वो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी कि वहाँ के लोगों को जॉब, वहाँ के लोगों के जॉब के जो अधिकार है, जो
पावर्स है वो उनके हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार ही वहाँ की डिसाइड करती है, वहाँ पे किस किस ऑफिसर को वहाँ पे ये करना है, चुनना है और वहाँ रखना है। तो वो पावर्स वहाँ के लोगों को जो जॉब मिलनी चाहिए वो पावर्स वो उनके हाथ में लेना चाहते हैं, वो उनकी तीसरी डिमांड है। चौथी जो डिमांड है वो राज्यसभा की सीट के ऊपर है। हमको 2 सीट तो राज्यसभा में देनी चाहिए और 2 सीट लोकसभा में देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कंट्री है, जो स्टेट है लेह लद्दाख, वो बॉर्डर के बीच में है और हमारा भी स्टेट का भी विकास होना चाहिए। इसके लिए ये डिमांड चौथी रखी गई है। और इन 4 डिमांड के बाद सरकार बस 2 ही डिमांड पूरी करने के लिए स्टेटमेंट देती है, यानी कि सेपरेट स्टेट आपको मिल जाएगा और दूसरा 2 एमपीज आपको लोकसभा में दिए जाएंगे, यानी कि 2 सीट दिए जाएंगे। बाकी जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। इसके वजह से वहाँ पे वायलेंस और प्रोटेस्टर का विद्रोह और बढ़ने लगा है। और फिर वो 6 शेड्यूल के ऊपर भी बताते हैं कि वहाँ की जो एनवायरनमेंट है, जहाँ के जो पर्यावरण है, वहाँ की जो जॉब्स है, वहाँ का जो एजुकेशन है, वो सब केंद्र सरकार के पावर के अंडर है। मतलब जैसे पुलिस और केंद्र सरकार का कोई संबंध नहीं आता, वैसे वो खुद की स्टेट लेवल की पावर अपने हाथ में चाहते हैं। इसलिए वो 6 शेड्यूल के ऊपर बोल रहे हैं कि हमें वो पावर्स दे दीजिए, मतलब वहाँ के पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को हमारे हाथ में दे दीजिए। मतलब सरकार ऐसे नहीं कर रही है। सरकार को तो पता है इन्वायरमेंट का जो अधिकार पावर अगर लद्दाख के लोग के हाथ में दिया जाए तो वो लोग जब वहाँ की जो ज़मीन है, जो वहाँ का जो फॉरेस्ट है, वो जब बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो बेचा जाएगा तो वहाँ पे वो प्रोटेस्ट फिर से खड़ा हो सकता है। इसके वजह से वो 6 शेड्यूल का जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं कर रही है। और उसने उन लोग को ये कहने का है, जैसे जो 6 शेड्यूल है, जैसे कि वो त्रिपुरा, मेघालय, आसाम में जो दिया गया है, उनको जो पावर दी गई है वो हमें भी दी जाए। अगर सरकार 6 शेड्यूल पास करती है तो उनके पास फॉरेस्ट, लैंड, एग्रीकल्चर, वहाँ का एजुकेशन सब उनके पास आएगा। मतलब उनके ऊपर अपना डेवलपमेंट कर सकती है, अपने अधिकार के ऊपर वहाँ की जो नेचर है उसे बचा सकते हैं। लेकिन सरकार वो 6 शेड्यूल मानने के लिए तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक जो है वो पंतप्रधान पीएम नरेंद्र मोदी की जो खास थे, जब बाइकआउट चाइना बोला था तो सोनम वांगचुक ने उन्हें सपोर्ट किया था, उनको बधाई दी थी। लेकिन अभी एक टाइम ऐसा आ रहा है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मतलब जिस इंसान ने लेह लद्दाख के लोगों को एजुकेटेड बनाने की कोशिश की, उनको आज इग्नोर किया जा रहा है, उनको टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट के लिए सोनम वांगचुक अकेले नहीं है, वहाँ के जो लोकल जो वहाँ के जो संस्था है, वह संस्था जो है उन्होंने भी इस प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट किया है। और फिर आज जाकर इतने सारे लोग रास्ते के ऊपर उतर आए और ये वायलेंस करने लगे। फिर ये वायलेंस इतना बड़ा हो जाता है, इसके पीछे कौन है, इसका प्रोपोगेंडा कौन है, अभी तक पता नहीं चला। बीजेपी का ऑफिस भी जला दिया गया है। फिर उसके बाद जो गोलियां बरसी उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग इंजर भी हो चुके हैं। लेकिन इसके पीछे कौन है अभी तक पता तो नहीं लगा है। और इन वायलेंस के पीछे एक अमित वालिया कहते हैं कि ये सारा काम कांग्रेस में करवाए, ऐसा ट्वीट करके बताते हैं। और फिर सोनम वांगचुक कहते हैं कि कांग्रेस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो 5000 लोग इकट्ठा कर सके। और बीजेपी भी कह रही है साफ साफ कि राहुल गांधी ने करवाया। अभी राहुल गांधी के पास इतनी तो पावर नहीं है कि वो बीजेपी के ऑफिस जलवा सकते। और फैक्ट ऑफ मैटर यही है कि ये बीजेपी ने भी नहीं करवाया और ये कांग्रेस ने भी नहीं करवाया। वो प्रोटेस्टर के कुछ लोगों ने जो अग्रेसर रूप ले लिया था, उन्होंने ये करवाया और अभी उनको शांत भी किया गया है, ऐसा सोनम वांगचुक बताता। मतलब देश में अभी ऐसा हो रहा है कि अपनी मांगे पूर्ण करने के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे जिहादी घोषित किया जाता है। लेह लद्दाख तो चाइना के बॉर्डर के बहुत पास में नज़दीक है, तो उन्हें चाइनीज़ एजेंट कहा जाता है, उसे चाइनीज़ का हाथ बोला जाता है। अगर जम्मू कश्मीर में होता है तो पाकिस्तानी एजेंट है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मतलब वहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो खुद बोल रहे हैं हमारी ये डिमांड है, तो वहाँ पे जिहादी और चाइनीज़ और पाकिस्तान का क्या सवाल आता है। ये हमारा देश, इंडिया देश इतना कमज़ोर हो चुका है कि एक खालिस्तानी, एक पाकिस्तानी, एक चाइनीज़ फॉरेन एजेंट आके हमारे देश में विद्रोह कर सकता है, वायलेंस बढ़ा सकता है। ऐसा मुमकिन है आपको लगता है? लेकिन केंद्र सरकार बोल रही है कि ये सब वो लोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? और इन सब की वजह से हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट बाहर की कंट्री में पलायन कर रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर अमित शाह कहते हैं कि 1974 के रूल्स के अनुसार ये प्रोटेस्ट किसने करवाई, इसके पीछे क्या हाथ है, वो जाके आप देख लो। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है कि इतना प्रोटेस्ट हो सकता है। अगर सरकार लोगों को ग्राउंड लेवल पर जाके मिलती है, उनसे बात करती है, उनकी डिमांड क्या है,
वो कहाँ तक पूरी हो सकती है। तो इतना प्रोटेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा इतना लविंगली देश है, यहाँ के सब एजुकेटेड है। ऐसा होने पे मजबूर क्यों हो जाते हैं? जब 6-6 साल हो जाते हैं फिर भी सरकार उनको निग्लेक्ट करती है, उनको इग्नोर करती है, तब जाके ये वायलेंस होना शुरू हो जाता है। मतलब फिर सरकार कहेगी कि लोगों की गलती है। मतलब 6 सालों से आप क्या सो रहे थे? 6 सालों से उनको जाके बात तो कर सकते थे। उनकी क्या डिमांड्स है, पूरी होती है नहीं होती है, वो कुछ तो डिमांड्स तो उनकी पूरी हो सकती है, लेकिन सरकार ने उनके इग्नोर किया। इसकी वजह से आज लद्दाख में वायलेंस शुरू होना चालू हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या कश्मीर की जैसी हालत लद्दाख की होने वाली है? सरकार अपनी जगह पे ठीक है या लद्दाख के लोग अपनी जगह पे ठीक है? लद्दाख का जो आवाज़ है वो सरकार के पास जा सकता है कि सरकार उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए क्या? ये सब आप कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।